देव क्लासेस में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चे अपनी शिक्षा को निःशुल्क प्राप्त कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो भी बच्चे लगातार अपने से जुड़े हुए हैं उनको ई नोट्स भी उपलब्ध कराई जा रही है। और अब समय आ गया है फाइनल एग्ज़ाम का, मतलब वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्ज़ाम का समय आ गया है। और अब आपको आवश्यकता है सिर्फ वो पढ़ने की जो आपके परीक्षाओं में आए, क्योंकि पूरा साल पड़ा होता है आपको विस्तार से पढ़ने के लिए, लेकिन ये जो समय होता है ये समय है आपके रिजल्ट का। और रिजल्ट कैसे बनेगा? जब आप वो चीज़ पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है, क्योंकि किसी भी विषय का पूर्णतः सिलेबस कोई नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि एक एक चीज़ों का इतना विस्तार है कि पूरी की पूरी ग्रंथ लिखी जा चुकी हैं एक एक टॉपिक पे। ठीक है, तो इसलिए अब जो समय है परीक्षाओं का, उस समय पर आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना है यदि आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से लगभग 10वीं और 12वीं के बच्चों को पूरी अनसोल्ड दिए जा चुके हैं। जो कुछ रह भी गए वो भी अपलोड हो रहे हैं लगातार। और परीक्षाओं तक में आपको 10वीं और 12वीं के सभी 12वीं का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और 10वीं के गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, इन सभी विषयों के अनसोल्ड आपको लगातार मिल रहे हैं। और परीक्षाओं तक जो नहीं मिले हैं वो भी आपको अपलोड हो जाएंगे। तो सभी बच्चे हर वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हर वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा हुआ है, आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज विज्ञान के सिलेबस को। बच्चे इन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है वीडियो आपका 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक जाएगा, लेकिन इस 5 से 7 मिनट 10 मिनट में आप वो चीज़ें देखेंगे, वो चीज़ें सीखेंगे कि आपके परीक्षाओं में 2 गुना अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो यदि आप लिखना चाहें तो सिलेबस लिख लें, यदि आप देखना चाहें तो देख लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो। निशान लगाना चाहें तो आप अपने बुक्स में निशान भी लगा सकते हैं। देखिए, कोविड-19 के अंतर्गत में आपको सन 2021-22 के जो पठन पाठन की सामग्री थी उसमें से 30% को आपको डिडक्ट किया गया है, काटा गया है। इसमें से क्या क्या चीज़ें काटी गई हैं? देखिए, अभी तक हम लोगों ने भी आपको संपूर्ण सिलेबस पढ़ाया, हमने कुछ भी नहीं काटा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि भले ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सिलेबस कम किया गया हो, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चों को पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो हमने कोई भी सिलेबस नहीं काटा है, हमने आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरफ से पूरी की पूरी क्लासें आपको दी हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि अब हमें काट के ही बताना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षाओं में आपके बेहतर अंक तभी आ सकते हैं। तो देखिए, जो आपको तैयार है बहुत अच्छी बात है, लेकिन धातु एवं अधातु, ये जो रसायन विज्ञान में जो अध्याय है आपका, इसमें से धातु एवं अधातु में इतनी चीज़ें कटे हुए हैं। क्या क्या कटे हैं? धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म और आयनिक यौगिकों का निर्माण और गुणधर्म, ये आपका कटा हुआ कोर्स में। अगला है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें आपका वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, मतलब डोबेनाइनर के त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये आपका कटा हुआ है। इसमें आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि जो चीज़ें कटी हुई हैं वो चीज़ें आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आ पाएंगी। ध्यान दीजिएगा, कई बच्चों ने ये भी शिकायत की है कि सर जो बोर्ड परीक्षाओं के पहले प्री बोर्ड होते हैं उनमें कुछ ऐसा कोर्स भी आ गया है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, प्री बोर्ड में जो परीक्षाएं होती हैं, विद्यालय अपनी सुविधानुसार परीक्षा करवाता है। कई विद्यालय प्री बोर्ड के पेपरों को परचेज भी करते हैं। बस इतना है कि आपके लिए गोपनीय रहेगा कि आपको जानकारी नहीं मिलेगी कौन सा पेपर कहाँ से आ रहा है और उसका सिलेबस क्या है। लेकिन जहाँ पर ये पेपर प्रिंट होते हैं वहाँ बल्क में होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर सिलेबस को काटा नहीं जाता है। तो अध्यापक की जिम्मेदारी बनती है कि यदि सिलेबस नहीं कटा हुआ है, पेपर में अगर सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो उसे आप कटवा कर सही करवाएं। और दिक्कत वाली कोई बात नहीं, प्री बोर्ड में हर बच्चे ने जितनी तैयारी की है तो मान के चलिए कि आपका कोई पेपर छूटने वाला नहीं है। ठीक है, प्री बोर्ड का एक मेन मकसद होता है कि आपको परीक्षाओं के पहले परीक्षा पैटर्न की जानकारी का होना, ये आपको हो रही है। देखिए, तीसरा है आपका जीव विज्ञान में जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें आपको पौधों की दिशी गति, पादप हार्मोन्स का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण, ये आपका कटा हुआ है। ये देखिए, ये दो लाइनें आपकी ये कटी हुई हैं। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन में आपका बायोगैस कटा है।
ठीक है। बायोगैस वैसे हमने आपको पढ़ाया है, कई बार अनसोल्ड में भी मिला है, लेकिन ये कटा हुआ ही आपके पोर्ट्स में नहीं आएगा। हमारा पर्यावरण, इसमें परितंत्र कटा है, ओजोन कटा है, और ओजोन परत का अपक्षयन ये भी कटा हुआ है। और देखिए क्या कटा है, फिजिक्स में देखिए अपवर्तन में आवर्धन कटा है, लेंस की क्षमता कटी है, प्रकाश का प्रकीर्णन कटा है, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग कटे हैं। ये चीज़ें अपवर्तन के अंतर्गत में कटी हैं, तो परेशान होएगा, ये आपके कोर्स में नहीं आएगा। अगला विद्युत का प्रभाव अध्याय भौतिक विज्ञान में है, इसमें दैनिक जीवन में उपयोग कटे हैं विद्युत के, और ये चीज़ें कटी हैं। अगला है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें आपका घरेलू विद्युत परिपथ कटा है, हमने कई अनसोल्डो में आपको करवाया है, लेकिन आपका यह कटा हुआ। दिष्ट धारा की तुलना में प्रतिवर्ती धारा से लाभ, ये आपका कटा, तो ध्यान दीजिएगा इतना सिलेबस आपका कटा हुआ, ये आपके पेपरों में नहीं आने वाला है, तो इसमें बिल्कुल परेशान ना हो आप लोग। क्या तैयार करना उसे हम देख लेते हैं। देखिए कुल आपके पास इतने अध्याय जिन्हें आपको देखना है, इनमें से मैं शुरुआत करता हूँ पहले अध्याय से। अब ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ों को लिखते जाइए, क्योंकि अब यदि आपने इतना सिलेबस ही तैयार कर लिया तो मुझे पता है यदि आपने संपूर्ण तैयारी की है तो इस सिलेबस को कंप्लीट करने में मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 हफ्ते का समय लगेगा, और आप पूरी तरह तैयारी भी कर लेंगे। और यदि आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब भी अगर आप इस सिलेबस से देखकर पढ़ाई करते हैं तो आने वाले 1 महीने बाद जो परीक्षा है आपकी, तब तक में आप बहुत बेहतर स्कोर कर सकते हैं। देखिए पहला इसमें है, ये आपका है रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, इसके अंतर्गत में रासायनिक समीकरण के अंतर्गत में आप समीकरण को बनाना क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, और ये सब चीज़ें पढ़ोगे। संतुलित रासायनिक समीकरण में आपको असंतुलित समीकरण दिया गया होगा, उसको संतुलित करना होगा। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, इसका मतलब होता है जब आपका समीकरण संतुलित नहीं होता है, उसका मतलब क्या होता है, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन, अभिक्रिया, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, उपचयन, अपचयन, इतनी अभिक्रिया हैं जो आपको तैयार करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, इस अध्याय से सिर्फ इतना ही तैयार करना है, इसी से आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। ये आपका 20 नंबर का है जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। केमिस्ट्री आपकी 20 नंबर की आनी है, और बायो भी आपके 20 नंबर की है। और इसमें देखिए अम्ल क्षार में H+ तथा OH आयनों के आधार पर अम्ल क्षार की परिभाषाएं, ध्यान दीजिएगा, एक लुईस की परिभाषा है, और एक ब्रांस्टेड तथा लोरी की है, एक नॉर्मल परिभाषा है। तो आपको ध्यान देना है, यदि पेपरों में नाम देकर आ जाए तो सिर्फ वही परिभाषा बताएंगे आप। सामान्य गुणधर्म बताना है अम्ल क्षार के, pH पैमाना की अवधारणा, ये भी पूछ सकता है इसमें कि किसी विलेन का pH मान इतना है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी। इसके बाद में दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है। आपको पता होगा कि हमारे मुंह का pH मान यदि कम होता है तो दंत क्षय चालू हो जाता है। इसी प्रकार pH का एक विशेष महत्व है हमारे जीवन में, इसको आप पढ़िएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि और उपयोग, इतनी चीज़ आपके कोर्स में है। हमने तो बहुत सारी चीज़ें लिखवाई हैं आपको ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी, लेकिन आपको इतनी चीज़ों को तैयार करना है। अगला अध्याय देखिए, धातु एवं अधातु। इसमें कुछ बच्चे कह रहे थे ये पूरा अध्याय कटा है, ये पूरा अध्याय नहीं कटा है, भूल में मत रहिएगा। सक्रियता श्रेणी अभी भी बाकी है, धातु कर्म की आधारभूत विधियाँ ये भी बाकी है, और संक्षारण और उसका निवारण तो ये भी बाकी है। तो इस अध्याय से आप इतना तैयार करेंगे। कार्बनिक समूह, ये चौथा अध्याय है आपके रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का। इसमें कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध और कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, समझाती श्रेणी, प्रक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, जिसमें से हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, इनकी नाम पद्धति के मतलब है, आप समझ लीजिए IUPAC नाम के बारे में पूछना चाहता है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, आप जानते होंगे जो हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड, जिन हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड लगा होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो कैसे होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और सिंगल वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन श्रेणी के सदस्य कहते हैं। ये है आपका एल्काइन और ये है आपका एल्कीन। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, इसमें IUPAC नाम पढ़ेंगे,
इसके अलावा क्या क्या है, कार्बनिक यौगिकों में के रासायनिक गुणधर्म में दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। और एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, साबुन और अपमार्जक, इतनी चीज़ों को आप इस अध्याय में तैयार करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी चीज़ें आपको इसमें लिखी हैं सब कुछ हमारे इस वीडियो में दिया गया है। इसके बाद में आपको ऊपर लगातार आई बटन दिख रही होंगी, जो भी आई बटन आपकी इसमें वीडियो के ऊपर आप जब देख रही हैं उनमें आप क्लिक करेंगे तो आपको हर जगह ये चीज़ मिल जाएगी। वहाँ पर हम पूरी आपको सीरीज़ दे रहे हैं विज्ञान की, जिसमें आप सभी अध्याय के बारे में सीख सकते हैं। अगला है जैव जगत। जीव विज्ञान में देखिए क्या क्या है, सजीव, पौधे तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये चीज़ें आपकी जैव प्रक्रम से हैं। प्रजनन में जंतु तथा पौधों में प्रजनन स्वास्थ्य की आवश्यकताएं, परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन संबंध, HIV एड्स और प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य। ठीक है, ये चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। अनुवांशिकता एवं जैव विकास में देख लीजिए, अनुवांशिकता, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण, विकास की मूलभूत संकल्पना, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे अनुवांशिकता और जैव विकास में। अगला है देखिए इसी में प्राकृतिक घटनाओं में आप पढ़ेंगे वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ये आपके फिजिक्स में है, परावर्तन आपके कोर्स में है, इसको पढ़ेंगे आप। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी, दर्पण, ये सब चीज़ें आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे परावर्तन में। ठीक है, अपवर्तन में देखिए कितना है, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस का सूत्र, ये सब चीज़ें आपको अपवर्तन में पढ़ना है। इसी में देखिए मानव नेत्र का कार्य भी लिखा है, मानव नेत्र आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। दृष्टि दोष एवं निवारण, ये तो 100 में 100% आना है, चाहे निकट दृष्टि दोष आए चाहे दूर दृष्टि आए, ये तो आपका आना ही आना है। और गोली दर्पण तथा लेंसों के अनुप्रयोग, ये भी आपका आना है। इसके बाद में आपका दिया गया है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विक्षेपण, ये दो चीज़ें और पढ़ेंगे आप इसमें। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं विद्युत के प्रभाव में। विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, जिन कारकों का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, विद्युत का उसमें प्रभाव इत्यादि, ये चीज़ें आपकी विद्युत का प्रभाव में आप लिखते जाइएगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। अगला है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, विद्युत जनित्र, दृश्य धारा, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। ध्यान दीजिएगा, ये पाठ आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के हर चीज़ें आपकी बार बार पूछी जाती हैं। अगला 5 नंबर में आती है आपकी पर्यावरण, बहुत ही कम नंबर की होती है, लेकिन फिर भी ये आप पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है, ना पढ़ेंगे तो भी कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे आप। देखिए ऊर्जा के स्रोत में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, और अगला है ऊर्जा के परंपरागत में कौन होते हैं, जो आज तक हम लोग यूज करते चले आए हैं, लकड़ी कंडे वगैरह, इसको हमने अनवीकरण भी बोल सकते हैं। और गैर परंपरागत स्रोत को हम नवीकरण स्रोत बोलते हैं, जिन्हें हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे जल ऊर्जा, जैसे आपका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब चीज़ें। और अगला पूछा गया है इसी में जीवाश्म ईंधन। तो ध्यान दीजिएगा, करोड़ों वर्ष पहले जो जीव जंतु तथा पेड़ पौधे पृथ्वी की उथल पुथल के कारण नीचे दब गए थे, वो जो छोटे जीव जंतु और पौधे थे वो आपके जीवाश्म ईंधन में बदल गए, और जो बड़े बड़े पेड़ थे वो आपके कोयले में परिवर्तित हो गए। तो लेकिन हम कोयला हो या फिर आपका पेट्रोलियम, ये सब आपके जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। आगे है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। अब ये नवीकरण अनवीकरण, ये मैंने आपको अभी भी बता दिया, ये सब चीज़ें आपसे बन जाएंगी, बहुत ही सरल है। हमारा पर्यावरण, तो पर्यावरण की समस्याएं आप सब बना के लिख सकते हैं। अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, मतलब आपके घरों से जो वेस्ट निकलता है
वो क्या है और आप उसका निवारण कैसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप अपने घर से निकलने वाले वेस्ट को, जो बेकार पदार्थ होते हैं, उनसे आप खाद बनाकर, उनको सड़ा गलाकर खाद बनाकर फसलों में डाल सकते हैं आप। जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण, ये भी आपके कोर्स में है। अगला है आपका प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण। बच्चों, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ एक बार हमारा आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम एक एक चीज़ों को, चुनिंदा चीज़ों को आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि यदि हमने वीडियो उठा लिया है कि हम आपको ऑनलाइन में ही इतना कुछ दे के रहेंगे जो आप ऑफलाइन में नहीं पढ़ पाए हैं, तो आपका भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए और मैक्सिमम बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंचना चाहिए। आपका जो भी सहयोग होगा वो हमारे लिए और हमारी तरफ से हमेशा सराहनीय रहेगा, लेकिन आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप भी सपोर्ट करें। इसमें देखिए आगे, इसमें और भी चीज़ें हैं आपका। वन तथा वन्य जीवन, कोयला, पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध उपयोगिता तथा सीमाएं, जल संग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों का समावेश। तो ये सब चीज़ें आपकी कोर्स में हैं। अब देखते हैं कि ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं, आप मुझे स्वयं बताइए कि इतना सिलेबस यदि आप उठाते हैं पढ़ने के लिए, तो आपका क्या रिस्पॉन्स है। यदि आपने पूरा कोर्स तैयार कर लिया है, तो आपको इतना सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज करने में कितना समय लगेगा। आप ये समय अवधि कमेंट बॉक्स में दें। और जो लड़कों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, और अगर वो भी तैयार करना चाहते हैं, तो आप भी अपना समय लिखिए कि हमें कितना टाइम लगेगा। यदि आपको प्रश्न नहीं मिल रहे हैं, यदि आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं, आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं किताबों में, तो आप ध्यान दीजिए कि आप उसके बारे में बताइए, आपको उसका आंसर व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगा। अभी आपके प्रयोगात्मक के हैं, जिसमें से 3 प्रयोग मौखिक हैं, सत्रीकार है, 3 प्रयोग हैं। ये सब मिला जुला के आपके नंबर मिलेगा। और क्या क्या आपके प्रयोगात्मक कार्यों में है, यदि बच्चे बनाना चाहें प्रयोग की फाइल है, तो एक आपका ये है प्रयोग में, पीएच पेपर सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करके निम्नलिखित नमूनों का पीएच मान ज्ञात करना। मतलब आपको HCl का, NaOH का, एथेनोइक का, एसिड का, नींबू के रस का, जल का, तनु से सोडियम बाइकार्बोनेट का, इनका आपको पीएच मान ज्ञात करना है। ये प्रैक्टिकल आपके कोर्स में है। अगला है इसी में अम्ल तथा क्षार के गुणों का अध्ययन करना है। HCl तथा NaOH के साथ अपक्रिया करा के लिटमस पेपर, लिटमस विलयन, जिंक धातु, ठोस सोडियम कार्बोनेट। तो ये सब आपको कोर्स में, यदि आपके यहाँ सुविधा है तो आपके अध्यापक कराएंगे। अगला है निम्न अभिक्रियाओं का निष्पादन करना है, अवलोकन करना है और उन्हें अलग अलग करना है। संयोजन, अपघटन या विघटन, विस्थापन और द्विविस्थापन, ये सारी अभिक्रिया हैं जिनका हमें अवलोकन करना है। आगे चूने पानी में जल की क्रिया कराने पर क्या होगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या होगा। कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के मध्य अभिक्रिया कराने पर क्या होगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्रैक्टिकल करना होगा, फिर आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। तुक्का नहीं मारना। अगर आपके यहाँ विद्यालय में सुविधा नहीं है तो बात दूसरी है, अगर सुविधा है तो आप इन प्रैक्टिकल को जरूर करें। अगर अगला प्रैक्टिकल में क्या दिया गया है, FeZnCuAl धातुओं का निम्नलिखित लवण विलयन में से अभिक्रिया का निरीक्षण करना है। तो ये आपकी कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद में आपका श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में प्रतिरोध ज्ञात करना है। पत्ती में स्टोमेटा की स्थायी स्लाइड तैयार करना है। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की क्रिया का वर्णन करना, एसिटिक अम्ल के गुणों का अध्ययन करना। तो ये सब चीज़ें हैं आपके। तो ये थे आपके प्रयोगात्मक कार्य जो मैंने आपको बताए। मृदु तथा कठोर जल में साबुन के नमूनों का निर्मलीकरण का तुलनात्मक अध्ययन करना है। और अगला है निम्न की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, अवतल उत्तल। तो ये सारी चीज़ें थी। आप प्रयोगात्मक के लिए आप परेशान न होइएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्कूलों में मुझे जहाँ तक जानकारी है तो आपको प्रयोगों से दूर ही रखेंगे, क्योंकि आज की डेट में बहुत ही कम विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर आपकी सुविधाएं हैं लैब की। और इसके अतिरिक्त बहुत से विद्यालय ऐसे भी हैं जिनकी खुद की अपनी कोई मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी इंटर कॉलेज चला रहे हैं कहीं ना कहीं से अटैचमेंट करके। तो जहाँ पर आपकी सुविधाएं नहीं हैं, ठीक है,
प्रैक्टिकल की, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपके विषय अध्यापक या आपकी विद्यालय की जो समिति होगी वो किस प्रकार से आपका मूल्यांकन करना है, किस प्रकार प्रैक्टिकल के नंबर देने हैं, वो अपने विवेक के अनुसार स्वयं निर्धारित करेंगे। बस आपका काम क्या है कि आप ज़बरदस्त तैयारी करते रहिए सिलेबस के अनुसार, और आने वाली परीक्षाओं में 100% अंक हासिल करेगी। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सिलेबस में। लेकिन अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया तो एक लाइक, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब, पुराने हैं तो आप लोग समझते हैं मैक्सिमम लोगों को शेयर करना है। ठीक है, धन्यवाद।